हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, मैं ठीक हूँ, हमारी फैमिली में सब सही है। आशा है कि आपके घर में भी सब कुछ सही होगा। कल रात दिल्ली के अंदर बहुत बुरी चीज़ देखने को मिली, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। कल मैं कहीं गया हुआ था और मेरा भी रूट उसी टाइम के आसपास वहीं से बन सकता था, बट मेरे को लगा कि उस टाइम पे ऑफिस छुट्टी होती है, जैम होगा। इस चक्कर में मैंने दूसरा रूट ले लिया था। जब घर पे आके न्यूज़ देखी तो भाई एकदम डरने वाली बात थी भाई। तो उम्मीद है आपके घर में सब कुछ सही होगा भाई, सब खुश रहो, ब्लेस्ड रहो। बाकी अभी कुछ दिन ख्याल रखना भाई। तो चलो अब न्यूज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है लेंसकार्ट की। तो लेंसकार्ट का जो आईपीओ है वो भाई 3% डिस्काउंट पे खुलता हुआ दिखाई दिया है। ये एक तरह से इज्जत का मामला हो गया था भाई। अगर ये नीचे खुलता है तो लेंसकार्ट की इज्जत नीचे हो जाती, और वही होता हुआ दिखाई दिया है। हाँ, उसके बाद में मार्केट भागी है, लेंसकार्ट सही होता हुआ दिखाई दिया है। बट जब ओपन हुआ था वो अच्छा नहीं था और ये कॉन्स्टेंटली ट्रेंड दिखाई दे रहा था, और मुझे लगता है ये आने वाले टाइम पे भी ट्रेंड दिखाई देगा, जहां पर आईपीओ आने से पहले जो ग्रे मार्केट के प्राइसेस हो गए वो इन्फ्लेट होते हुए दिखाई देंगे, ताकि लोग के ओए ओए। और मुझे लगता है ट्रेंड देखने को मिलेगा जहां पर आईपीओ आने से पहले जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है वो ऊपर दिखाई देगा 20% 30%, ताकि लोगों को लालच है, ओ भाई 20% हो रहा है, 30% हो रहा है, और इस चक्कर में ओवर सब्सक्राइब हो जाए। बैंकर्स का जो प्लान था कि भाई इक्विटी बेचनी है, पैसा लेके आना है, वो उनको मिल गया। उसके बाद मार्केट कैसे बिहेव करे वो बाद में देख लेंगे। तो भाई ये ट्रेंड दिखाई देने वाला है। मैंने अभी रिसेंटली एक पूरी पूरी डिटेल वीडियो डाली थी आईपीओ के ऊपर, कि आईपीओ के अंदर क्या चीजें चल रही है, क्या स्कैम है, और मैंने पूरा मैथ्स बताया था कि किस तरीके से आपको खुद से जज करना चाहिए कि कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन सा नहीं है। आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि इसका आईपीओ का एनालिसिस, इसका आईपीओ का एनालिसिस। आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो, वो वीडियो देख के बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। तो आई बटन पे मैंने दे दिया है, जाके उसको देख लेना। बाकी रोनी स्क्रूवाला जी की बात करके चले तो 47 टाइम्स का रिटर्न देखने को मिला है उनको लेंसकार्ट के आईपीओ के अंदर। उन्होंने अपने शेयर्स नहीं बेचे इस आईपीओ के अंदर, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। उन्होंने लेंसकार्ट में तब इन्वेस्ट किया था जब उसकी वैल्यूएशन 185 करोड़ थी। फिर जब कंपनी की वैल्यूएशन $4 बिलियन पहुंचती हुई दिखाई दी 2023 के अंदर, तब उन्होंने 600 करोड़ रुपए वहां से एग्जिट करे, और अभी वो 4% होल्ड करते हैं। और फ्यू इन्वेस्टर्स में से एक है जिन्होंने अपनी होल्डिंग बेची ही नहीं है। रॉनी स्क्रू वाला ही मेंटर की तरह आए थे लेंसकार्ट के अंदर, जहां पर उन्होंने पीयूष जी को 2014 के अंदर बोला था कि जितने भी नॉन कोर बिजनेस है उन सबको बंद करो, आईवीआर के ऊपर ही फोकस करो। और देखो किस तरीके से प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी वीवर्क इंडिया की बात करके चले, Q2 के अंदर वो प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई दिया है। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6.2 करोड़ पे जाता हुआ दिखाई दिया है, जो पहले 31.4 करोड़ पे हुआ करता था। तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एबिटा 26% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। बट भाई जो पैट नंबर्स है ना, उसमें कुछ गेम है, जहां पर टैक्स क्रेडिट को कंसिडर किया गया है 200 करोड़ का अपने बेस क्वार्टर के अंदर। तो इस चक्कर में नंबर थोड़े इन्फ्लेटेड दिखाई दे रहे हैं। ये आईपीओ का गेम है, समझ के रहो। अभी बोट का भी आईपीओ आने वाला है, तो बोट की ही बात कर लेते हैं। 34% एट्रिशन रेट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एट्रिशन रेट का मतलब क्या है, कितने लोग आपकी कंपनी को छोड़ के जाते हैं एक साल के अंदर। 34% बहुत ही हाई नंबर है। ऑल्दो 2024 के अंदर भी नंबर 28% के ऊपर हुआ करता था। देखो कई कंपनीज में ना रोटेशन चलती रहती है कि ठीक है, लोग जाएंगे, उसकी जगह दूसरे नंबर आएंगे, उसके बाद जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे, बट आपके कोर वहीं रहना चाहिए, कोर नहीं हिलना चाहिए। बट पर्सनली मुझे लगता है 34% एट्रिशन इज वेरी हाई। कुछ ना कुछ तो कंपनी के अंदर हो रहा है जिस चक्कर में लोग छोड़ के जा रहे हैं। बाकी जल्दी इनका आईपीओ आने वाला है, लेट्स सी क्या होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा रैपिडो की खबर निकल के आ रही है भाई, वो भी आईपीओ निकाल सकते हैं। कंपनी नो डाउट अच्छा काम कर रही है, अच्छी वापसी कर रही है। इन्होंने ओला उबर को सिखाया है किस तरीके से कैब का बिजनेस करना चाहिए। ये अब जोमेटो स्विगी से लड़ने के लिए फूड के अंदर भी घुस रहे हैं ओनली लेके। आज से कुछ महीने पहले मैंने केस स्टडी बनाई थी जहां पर पूरा एक्सप्लेन किया था रैपिडो के बारे में। बाकी देखा जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन शायद बहुत ज्यादा नहीं होने वाली। रिसेंटली स्विगी के 12% बेचे गए हैं $2.3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। तो मान के चलो इसी के आसपास वैल्यूएशन होने वाली है। इनफैक्ट रैपिडो वाले अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को भी एग्जिट दे रहे हैं, 10 से 15 गुना कमा के दे रहे हैं भाई। बाकी आईपीओ के एक बार अनाउंसमेंट होने दो, उसके बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है कि भाई कंपनी अभी लॉस के अंदर ही है, अभी थोड़े राउंड रेस करके अपना बिजनेस अच्छा खासा स्टेबल कर सकती है। फालतू का ये ना हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल तो सही जा रहा है बट इतनी हेट आए जिस चक्कर में बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। बाकी स्लाइस की बात करके चले तो वो भी प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई दिया है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, सारी कहानियां प्रॉफिट की तरफ जा रही है, चाहे वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर देखा जाए 7 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट किया है इन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, तो बहुत बड़ा काम नहीं किया है। अगर ईसॉप हटा दिया जाए तो 43 करोड़ का इन्होंने
प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जहां पर 217 करोड़ का पहले लॉस रिपोर्ट किया था पिछले साल। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 27% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले 6 महीने के अंदर। जो बैंक डिपॉजिट है वो 61% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। एवरेज इंटरेस्ट रेट की बात करके चले तो 8% दे रहे हैं, जहां पर सामने वाले से 14 से 36% तक चार्ज कर रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट अलाउ कर दिया है माइनर्स के लिए। जिस तरीके से पेटीएम काम करता था ना एक जमाने में, कि आपने उसमें पैसा लोड कर दिया और पैसा पड़ा रहेगा, उसके बाद पेटीएम से पेटीएम पे कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर कर सकते थे, वैसा ही मान के चलो बट यूपीआई के टर्म्स में, कि हमको अपने बच्चों को अगर पॉकेट मनी देनी है तो उनके अकाउंट के अंदर ना दे के उनके वॉलेट के अंदर दे दी, उसके बाद वो ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा खाली बच्चों के लिए क्यों करना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स सेवी नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने भी यूपीआई के अंडर कुछ कुछ प्रोडक्ट्स निकाले ना, जो कि ओल्ड एज पीपल के लिए है, जहां पर लिमिट सेट कर सकते हो वगैरह वगैरह। मुझे लगता है ये वाला ऑल्टरनेटिव इज अ बेटर सॉल्यूशन, जहां पे अगर मुझे लगता है मेरी मम्मी का रिस्क है भाई यूपीआई पेमेंट में कुछ नुकसान ना हो जाए, तो मैंने मम्मी के वॉलेट में ही 2000 5000 रुपए डाल रखे हैं, ताकि इससे ज्यादा नुकसान ही ना हो पाए। और जैसे जैसे मेरी मम्मी पेमेंट करती रहेगी उनका हाथ बैठ जाएगा और वो टैक्स सेवी भी हो जाएगी। इसके अलावा हाउसिंग प्राइसेस की बात करके चले तो इंडिया के अंदर 7 से 19% बढ़ते हुए दिखाई दिया है भाई Q3 के अंदर। यार एक जगह पे पॉल्यूशन के अंदर इंडिया आग लगा के बैठा है और हाउसिंग प्राइसेस भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। ये अनाप शनाप चीज चल रही है। अगर आप टेबल के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कहानी चल रही है भाई। दिल्ली एनसीआर 10% के आसपास भागता हुआ दिखाई दिया भाई। लिस्ट के अंदर सबसे खतरनाक तरीके से भागा है क्वार्टर बाय क्वार्टर की बात करके चले तो। चेन्नई नेगेटिव के अंदर दिखाई दिया है। बेंगलुरु सबसे ऊपर है, 12 12.5% का रिटर्न दे रहा है भाई वो, और ये क्वार्टर बाय क्वार्टर की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया भाई हमारे देश के अंदर जो प्रॉपर्टी के प्राइस इतनी तेजी से भाग रहे हैं? और क्या एक्चुअली इतना पैसा जस्टिफाइड भी है? जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं ना भाई, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आप किस कंट्री के अंदर रहते हो और वो किस लेवल की जगह। देखो हर जगह पे अच्छी जगह भी होती है, मीडियोकर जगह भी होती है, बुरी जगह भी होती है। तो आप किस लेवल की लोकेशन के अंदर रहते हो? क्या वो इलाइट है, टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3? इस तरीके से बता दो। मैं कनाडा में रहता हूँ, टीयर 1 ऑफ कनाडा में रहता हूँ, टीयर 2 ऑफ कनाडा में रहता हूँ, विदाउट नेमिंग एनी सिटी लोकेशन कुछ भी, बस ऐसे बता दो टीयर 1 और कनाडा। और बताओ वहाँ पे स्क्वायर फीट का रेट क्या चल रहा है, कितने रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। आप अपनी करेंसी के अंदर बता सकते हो जहाँ के भी है, ताकि सबको आइडिया पता लगे भाई क्या चल रहा है। मतलब मान के चलो जिस रेट पे दिल्ली एनसीआर में घर चल रहे हैं ना, उस तरह रेट में आप बाहर ले सकते हो बढ़िया बढ़िया घर। बाकी हमारी गवर्नमेंट क्वालिटी कंट्रोल रूल्स को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करने वाली है। बेसिकली है क्या कहानी, अभी के टाइम पे गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स को अलाउ कर रखा है, बट डंपिंग प्रैक्टिसेस के चक्कर में कह रखा है कि एक स्टैंडर्ड का ही माल आएगा। ये चीज मैंने पहले भी समझाई थी, बट नए व्यूअर्स के लिए मैं फिर से समझा रहा हूँ। अब मान के चलो आप एक लोकेलिटी में रहते हो, वहां पर 4 किराने की दुकान है। अब आपको कुछ भी लेना होता है आप उन्हीं किराने की दुकान से लेते हो और आप अपने घर पे आ जाते हो। अब एक नई किराने की दुकान खोलती है, जो कि क्या करती है, मार्केट में जितने भी लोग माल बेच रहे हैं ना, उनसे आधे रेट पे बेचना शुरू कर देती है। उतना रेट जितने में उनकी खरीद नहीं आ रही। तो इससे होता क्या है, ज्यादातर लोग वो नई वाली दुकान की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब जो बाकी दुकान है उनके ऊपर ग्राहक ही नहीं आ रहे, उनके खर्चे जो फिक्स कॉस्ट है वो कंसिस्टेंट है। इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा लॉस करने लग जाते हैं और फाइनली वो डिसाइड करते हैं काम बंद करें, इस काम में दम नहीं है। अब वो जो बंदा होता है जिसने बहुत डिस्काउंट के अंदर काम दिया होता है, अब वो मोनोपोली बन चुका है। अब उसकी मर्जी किस क्वालिटी का माल देना है, क्या देना है, क्या नहीं देना। पहले आपके पास वैरायटी होती थी, मान लो आटा लेने के लिए जाते थे तो आपको 5 तरीके के हर दुकान के ऊपर आटा मिलते थे। एक पे नहीं मिलता था फिर दूसरे पे चले जाओ, दूसरे पे मिलता था तीसरे पे चले जाते थे। बट अगर आपके मोहल्ले के अंदर अब एक ही दुकान रह गई है और वो जो आटा बेचेगी आपको वही लेना होगा, तो इस पूरे पूरे सीन को समझ लो इंटरनेशनली मार्केट के अंदर, कि चाइना भाई बल्क के अंदर काम कर सकता है, तो चाइना बहुत सस्ते के अंदर बहुत सारा माल इंडिया के अंदर बेच सकता है। तो लोअर क्वालिटी का माल इंडिया के अंदर बस चिपकाने के लिए ना बेचा जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी प्रैक्टिसेस लगाई जाती है कि भाई इस स्टैंडर्ड का ही माल आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी शायद उतनी ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होती। इस चक्कर में स्पेसिफिकेशन ऐसी रखी जाती है कि ताकि लिमिटेड क्वांटिटी ही आ पाए, और ये ना हो पाए कि देश के अंदर आप प्रेडेटरी प्राइसिंग रख के पूरी पूरी मार्केट खराब कर दो। प्रेडेटरी मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स को मारने की स्ट्रेटेजी। तो अभी के टाइम पे जो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स थे ना, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे करो भाई, हम माल लाना चाहते हैं बट आपके स्टैंडर्ड इतने हाई है, माल नहीं ला पा रहे। तो गवर्नमेंट को शायद रियलाइजेशन हुई है, वो
स्टैंडर्ड्स को नीचे लाने का प्लान कर रही है, क्योंकि इस क्वालिटी स्टैंडर्ड के चक्कर में शॉर्टेज क्रिएट होने लग गई है, जो कि शायद गवर्नमेंट नहीं चाहती है। बाकी गोल्डमैन सैक्स की बात करके चले तो इंडिया की रेटिंग को फिर से उन्होंने अपग्रेड कर दिया, ओवरवेट की तरफ कर दिया भाई। और एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से निफ्टी 50 इस साल के एंड तक 29,000 पे चला जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है नवंबर शायद अच्छा नहीं रहेगा। ये मैं किसी लॉजिक से नहीं बता रहा, खाली गट फीलिंग से मुझे ऐसा लगता है, जिसका कोई बैकिंग नहीं है। बाकी देखते हैं नवंबर कैसा रहता है। जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, इस चक्कर में भी भाई मार्केट अच्छा रिएक्ट नहीं करती है। ये जो उल्टे सीधे ब्लास्ट होते हैं उसके चक्कर में मार्केट अच्छा रिएक्ट नहीं करती है भाई। बाकी इंडिया वालों ने $1 बिलियन की डील साइन करी है 113 जेट इंजन बाय करने के लिए जीई से। ये एक अच्छी चीज है, बट कहानी ये है डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए। अभी कहा जा रहा है 2027 से 2032 के बीच में डिलीवरीज होगी, जहां पे 97 तेजस मार्क A1 बनाए जाएंगे। इससे पहले 2021 के अंदर भी 99 इंजन को ऑर्डर किया गया था भाई, जिसमें अभी भी डिले देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि जो कोविड क्राइसिस है ना, उसके चक्कर में सप्लाई चेन इशू आ गए थे, उस चक्कर में डिले हो रहा है। अब इंडिया वालों ने नया ऑर्डर दे दिया है, पुराना खत्म नहीं हुआ, नया ऑर्डर दे दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है ना थोड़ा स्ट्रेटेजिक सीन भी है। डोनाल्ड ट्रम्प को खुश करने के लिए उनसे इक्विपमेंट नहीं ले, बट इंजन ले लिए। चीज अपनी ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट यूएस को भी दिखा दिया, देखो भाई हमने तुमसे भी ली है। इसके अलावा चाइना की बात करके चले तो उन्होंने यूएस की शिप्स के लिए पोर्ट फीस को सस्पेंड कर दिया है। उनका कहना है हमारा गुडविल जेस्चर है, इस साल के एंड तक कोई फीस नहीं लगेगी। मतलब चाइना कोशिश कर रहा है भाई यूएस के साथ में रिलेशनशिप सही हो जाए। डोनाल्ड ट्रम्प कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रम्प एक इंसान नहीं है, एक दो इंसान है जो मास्क बदल बदल के आते रहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की एक दिन की बात दूसरी बात से रिलाई नहीं करती है। कभी वो बोलते हैं भाई चाइना से हमारी बातचीत हो गई है, अब हम ये कर देंगे, अब एआई चिप जा सकती है। अब जब नई एआई चिप आई है तो वो कहते हैं भाई अब एआई चिप ये वाली नहीं जाएगी चाइना के पास में। चाइना के पास में कोई लो क्वालिटी वाली भी एआई चिप नहीं जाने देंगे। तो एक जगह पे चाइना कह रहा है भाई ठीक है हम तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं। दूसरी साइड पे यूएस वाला है भाई तू, मैं तेरे को ये नहीं दूंगा, मैं तेरे को ये नहीं दूंगा, मैं तेरे को ये नहीं दूंगा। लेट्स सी ये कहानी कहाँ जाती है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने जो $2,000 का वादा किया है वो अभी तक क्लियर नहीं है कैसे आने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है वो टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में आएगा, मतलब आपका साल का जो टैक्स बनता है ना उसके अंदर माफ कर दिया जाएगा इन $2,000 को। डायरेक्टली हाथ में नहीं आने वाला। अभी तक हमारे देश में नहीं आए भाई वो 15 लाख रुपए जिसके पास आने थे, अभी तक नहीं आए। वो डोनाल्ड ट्रम्प ने $2,000 का वादा कर दिया है। सही है, मतलब मजे है, वादे करो बस काम ना करो। बाकी कहा जा रहा है कि अभी जो यूनियन बजट आने वाला है उसके अंदर पान मसाला और टबैको के ऊपर एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस होगा, मतलब ये और महंगी होते हुए दिखाई देगी। एक बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है, पर मुझे लगता है बंद ही कर दो ना यार। कई स्टेट्स तो लागू कर ही सकती है ना कि भाई हमारी स्टेट में अलाउड ही नहीं है। हाँ ठीक है, टैक्स कलेक्शन होती है और बहुत मोटी टैक्स कलेक्शन होती है, उसमें गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती। बट भाई कहानी तो यही है ना, ये जो गुटखा वाली कैटेगरी है इसके अंदर तो ऑलरेडी इतनी टैक्स चोरी हो रही है। प्रोडक्ट का प्राइस है 4-5 रुपए, बिक रहा है मार्केट के अंदर 14-15 रुपए। कच्चे का काम तो बहुत ज्यादा चलता ही है ना। बाकी सैम ऑल्टमैन की बात करके चले तो उन्होंने जीन एडिट वाली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है। ये बेसिकली एम्ब्रियोज के अंदर ही एडिटिंग कर देती है। एम्ब्रियोज का मतलब हो गया बच्चा पैदा होने से पहले जो अंदर एक तरह से एग बना हुआ है ना, उसके अंदर कोई भी बच्चे को बीमारी होने वाली है उसको सॉल्व कर दिया। तो बहुत बढ़िया चीज है। यूएस के अंदर ये इलीगल माना जाता है, बट कहा जा रहा है यूएई के अंदर इसके एक्सपेरिमेंट करे जा सकते हैं। क्या हम सुपर ह्यूमन की डायरेक्शन में जाएंगे, जहां पर ऐसे जीन एडिट करके बंदे बनाए जाएंगे जिनके अंदर बहुत ही खतरनाक ब्रेन होगा, उनकी आई साइट भी बहुत ही खतरनाक होगी, वो बहुत ही फिजिकली एजाइल होंगे, पावरफुल भी होंगे, उनको कोई बड़ी डिसीज नहीं होगी, उनका स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, उनकी हाइट बहुत बढ़िया होगी। मतलब जो जो चीजें चाहिए उस टाइप का कोई सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश करी जाएगी क्या। 2018 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भाई जीन एडिटिंग से बेबी बना दिया था। इसके चक्कर में उनको जेल भी जाना पड़ा था। बहुत कंट्रोवर्शियल बात थी ये, बट शायद अब लोग इसको समझेंगे। इस चक्कर में जो सैम ऑल्टमैन है, जो ओपन एआई वाले हैं और कॉइन बेस के जो ब्रेन आर्मस्ट्रांग है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनको इस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बिलीव है। बाकी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है जो 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड है वो कंप्लीटली टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे दिया जाए। बेसिकली ये जो 5 गीगाहर्ट्ज वाला है ना, ये नया वाईफाई का बैंड है, जहां पर हमको अच्छी कनेक्टिविटी, स्टेबल कनेक्टिविटी, अच्छी स्पीड विद लो लेटेंसी एंड लो पावर देखने को मिलने वाली है। अब कहानी ये है जितना भी वायरलेस ट्रांसमिशन होता है ना, वो सारा का सारा एक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के रेंज के अंदर होता है। तो ये कह रहे हैं जितनी भी 6 गीगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है सारी की सारी हमको दे दो और किसी को मत दो, इससे इंटरफेरेंस आ सकता है। अगर इंडिया चाहती है 6G का रेवोल्यूशन को लीड करे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर ऐसा नहीं किया जाएगा। तो अब मैं समझा रहा हूँ है क्या। अगर आपके घर में वाईफाई है तो उसके अंदर 2 टाइप के नहीं आते, 2.4G और 5G वाला। तो जो 5G है ना, अब वो 5G मान लो 6G हो गया, मतलब उसमें 4.5 वाले भी फायदे होंगे कि रेंज अच्छी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, और आपको 5G वाली भी पावर मिलेगी जहां पर आपको स्पीड वीड सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो अभी ग्लोबल लेवल पे राउटर्स आ चुके हैं जो कि 6 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, बट टेलीकॉम ऑपरेटर्स चाहते हैं कि भाई कोई राउटर ही इंडिया के अंदर ना आए, 6 गीगाहर्ट्ज पे कोई ऑपरेट ही ना करे। मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। बाकी मार्केट की बात करके चले, मार्केट कल पॉजिटिव दिखाई दी। आज मुझे लगता है जो कल हुआ है दिल्ली के अंदर उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा मार्केट के अंदर। देखते हैं किस तरीके से सब कुछ रहता है। बाकी मूडी ने जो इंडिया की रेटिंग को अपग्रेड किया है, ये एक पॉजिटिव साइन है जिससे मार्केट अच्छा रिएक्ट कर सकती है। इसके अलावा एशियन मार्केट ओवरऑल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया वालों ने यूएस से जेट इंजन खरीदे हैं, इससे कहीं ना कहीं हो सकता है इंडिया यूएस रिलेशनशिप इंप्रूव होते हुए दिखाई दे। चाइना वाला भी झुकने के लिए तैयार हो रहा है यूएस के साथ में, तो क्या पता यूएस चाइना के भी रिलेशनशिप सही होते हुए दिखाई दे। तो बहुत सारे पॉजिटिव क्यूज तो दिखाई दे रहे हैं, बट जो दिल्ली वाला कांड हुआ है वो एक नेगेटिव क्यू है। लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। बाकी अब कल का हाल देख लो, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।